सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचती दफ़ा या सर्विसेज देती दफ़ा कोई डिस्काउंट देगा तो उस जीएसटी जो डिस्काउंट वो दे रहा है तो उस डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा, तथा साथ में लोग ये भी डिस्कशन करेंगे एफओएस मतलब फ्री ऑफ सप्लाई जब सैंपल्स के रूप में जब गुड्स की डिलीवरी होगी तो उस पर जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्काउंट का। आप लोगों को पता है कि कई प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। कैश डिस्काउंट होता है, क्वालिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। जब एक डीलर, एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को या एक रजिस्टर्ड डीलर एक कंज्यूमर को कोई माल बेचता है तो उसको जब कोई वो डिस्काउंट देता है तो ये जो डिस्काउंट माल बेचने से पहले या बिल काटने से पहले अगर दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे कि आप कोई गुड्स लेने गए और सामने वाले दुकानदार से आपने पूछा कि कितने का प्राइस है, उसने कहा जी 100 रुपीज़, लेकिन सर आपके लिए मैं 90 रुपये लगाऊंगा, 10 रुपये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो जो 90 रुपीज़ हैं उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इट मीन्स जो डिस्काउंट वैल्यू है वो इन्वॉइस काटने से पहले जो डिडक्शन हो चुकी है उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना, आपको केवल इन्वॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी पे करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास गुड्स डिलीवर हो गई और उसके बाद अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है या इनवॉइस कट गया तो उस पर जीएसटी का कैसे ट्रीटमेंट होगा। जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को ये कहता है कि आप मेरे से इतना माल उठाइए, एक मंथ के अंदर कंडीशनल है कि आप इतना उठाएंगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा, यदि आप मेरी पेमेंट टाइम पर कर देंगे तो मैं आपको इतना कैश डिस्काउंट दूंगा, या अगर आप इतनी गुड्स बेचेंगे तो हम आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट देंगे, आपको हम लोग इंसेंटिव्स देंगे। तो इन सब का कैसे ट्रीटमेंट होगा। मैं यहाँ पर आपको ये जो क्वेरी है इसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे एक रजिस्टर्ड डीलर ने दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को ये कहा कि आप मेरे से 100 क्वांटिटी उठाइए इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, और आपने वो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर 3 बार वो क्वांटिटी उठाई, 3 बिल्स आपने इशू करवाए। एक आपने 10 तारीख को उठाया, एक आपने माल 18 को उठाया, एक आपने 25 तारीख को माल उठाया। जब आप इनवॉइस कटवा रहे हैं और रजिस्टर्ड डीलर आपको इनवॉइस काट के दे रहा है तो वो फुल वैल्यू के ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है। उस समय डिस्काउंट की कोई बात नहीं हो पा रही, क्योंकि भी पता ही नहीं कि आप पूरा माल उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, या आप पूरी क्वांटिटी सेल आउट कर पाएंगे, या आप जब सामने वाले डीलर को पेमेंट देंगे तो क्या आप कैश डिस्काउंट लेने के चक्कर में उसकी पेमेंट टाइमली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहला रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को फुल इनवॉइस के ऊपर फुल जीएसटी चार्ज कर रहा है तीनों बिलों के अंदर, और जब उसने पूरे बिल पर टैक्स चार्ज कर लिया और अपनी जब रिटर्न फाइल करी तो जो टैक्स आपसे लिया उसने वो आउटपुट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट में जमा करवा दिया। और जब आपने बिल रिसीव करे, आपने जो टैक्स पे किया था आपने इनपुट टैक्स के रूप में वो जमा करवा दिया। अब बारी आ जाती है जी परफॉर्मेंस डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की। तीनों इनवॉइस कट चुके हैं, माल डिलीवर हो चुका है, अब क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बायर है वो सामने वाले पर्सन को डेबिट नोट इशू करेगा, और जो सेलर है वो सामने वाले पर्सन को क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो जो डेबिट और क्रेडिट नोट है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, और दोनों पार्टीज उसके ऊपर जीएसटी को रिवर्सल करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट। इन टैक्स को रिवर्सल करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप बायर और सेलर के बीच में एक रिटन या एक ऑरल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि ये स्कीम्स रहेंगी, ये इंसेंटिव दे पाएंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, या टाइमली पेमेंट करेंगे तो इतना कैश आपको हम डिस्काउंट के ऊपर ऑफर करेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस रिटन होनी चाहिए, ऑरल होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में रहता है। दूसरा,
जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे वो आपको ओरिजिनल बिल के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। आपको डेबिट और क्रेडिट नोट जब आप मेंशन करेंगे रिटर्न्स में तो आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये जो हम लोग आप डिस्काउंट इशू कर रहे हैं ये कौन से बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, उस बिल का पूरी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये आ जाती है कि टैक्स आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। आउटपुट वाला आपको वापस देगा, आपने जो क्रेडिट ले लिया आप उसकी एडजस्टमेंट वापस करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट बेसिस के ऊपर आपको सारी ये चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ये भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ FOS की, फ्री ऑफ सैंपल्स की। एक फार्मा कंपनी जब एक केमिस्ट को या डॉक्टर्स को कुछ फ्री सैंपल्स इशू कर देती है तो उसके ऊपर GST का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब GST लॉ के अंदर दो टाइप के पर्सन्स बनाए गए हैं, एक रिलेटेड पर्सन और एक नॉट रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन शेड्यूल 1 एंट्री 2 के अंदर मेंशन की गई है। यदि फार्मा कंपनी किसी रिलेटेड पर्सन को या केमिस्ट को जो कि उसका रिलेटेड पर्सन बन जाता है एज पर शेड्यूल 1 एंट्री 2 कोई फ्री ऑफ सैंपल अगर उसको FOS फ्री ऑफ सैंपल अगर उसको डिलीवर करती हैं तो 100% GST उसके ऊपर पे करना होगा। और यदि वो नॉट रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको फ्री ऑफ सैंपल्स में कोई GST नहीं पे करना। यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन करने वाली है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक टॉपिक आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ इसी के अंदर ही कि जब फार्मा कंपनी से किसी केमिस्ट ने कोई मेडिसिन खरीदी हैं तो आपको पता है कि हर मेडिसिन पे कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है और उस डेट तक यदि उससे वो माल सेल आउट नहीं होता और उसके पास स्टॉक में वो मेडिसिन रह जाती हैं तो ऐसी एक्सपायरी मेडिसिन के ऊपर GST का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, जब एक रजिस्टर्ड डीलर ने फार्मा कंपनी से कोई माल खरीदा और ख़रीदने के बाद जो वो टैक्स पे करके आया तो वो जो टैक्स उसने पे किया उसके ऊपर उसने वो टैक्स पे की, वहाँ पे जो टैक्स दिया उसका उसने इनपुट टैक्स अपनी रिटर्न्स के अंदर एडवांटेज ले लिया। इट मीन्स जो स्टॉक उसके पास फिजिकली पड़ा है उसके ऊपर वो ऑलरेडी जो टैक्स पे करके आए हुए हैं उसने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से उस इनपुट टैक्स को एडजस्ट करके बैलेंस टैक्स उसने पे किया हुआ। अगर मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं तो ऐसा जितना भी स्टॉक होगा आपको ऐसी गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स रिवर्सल करना होगा। मींस अगर कोई चीज़ आपके यहाँ रहते रहते डिस्ट्रॉय हो जाती है या यूज़ के काबिल नहीं रहती है, एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसी सारी गुड्स जिनके ऊपर आप इनपुट टैक्स का एडवांटेज ले चुके हैं आपको उस पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर रिटर्न पर, पर्टिकुलर मंथ में जाके उस डेट से उस गुड्स को इनपुट टैक्स के लिए रिवर्सल करना होगा, जब जाके वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो पाएंगे। यदि एक डीलर ने आपके पास कोई माल भेजा और 100 क्वांटिटी थी उसके अंदर और उसने ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 100 क्वांटिटीज़ को डिलीवर करवाया, लेकिन जब आपने गुड्स रिसीव करी तो वो 100 की बजाय 98 क्वांटिटी आपको रिसीव हुई। जो 2 क्वांटिटी थी वो रास्ते में कहीं आपकी लॉस हो गई, डैमेज हो गई, कुछ भी लगा लीजिए, चोरी हो गई। सामने वाले डीलर ने अपने रिटर्न्स के अंदर 100 क्वांटिटी पुश करी और पूरी वैल्यू डाल के उसने टैक्स आपसे चार्ज किया और आप इधर 98 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भी 100 क्वांटिटी बुक करनी पड़ेगी, सेम अमाउंट आपको बुक करना पड़ेगा। और जो बैलेंस जो 2 क्वांटिटी के आपके पास आपको कम शॉर्ट में प्राप्त हुई उसके लिए अगेन आपको डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और जो टैक्स है वो रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपकी रिटर्न्स मैच नहीं हो पाएंगी। वो जो रिटर्न इशू करेगा कि मैंने 100 क्वांटिटीज़ बेची हैं, आप कहोगे जी मैंने 98 रिसीव करी हैं, 2 क्वांटिटी का हमेशा मिसमैच रहेगा। आप 100 क्वांटिटी बुक करके जो 2 क्वांटिटी बैलेंस में रह जाती हैं उसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट नोट एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनको जूस में लाने, जैसे बात कर लेते हैं दूध की, दही की, मक्खन की, पनीर की। जब इनकी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और रास्ते के अंदर वो चीज़ें अगर ख़राब हो जाती हैं, सेम ट्रीटमेंट आपको यही देना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट नोट। क्योंकि जब वहाँ से जिस कंडीशन में वो चली हैं उस समय वो ठीक कंडीशन में चली हैं और रास्ते के अंदर अगर किसी सर्कमस्टांसेस के कारण वो एक्सपायर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो आप दोनों को सेम बिल सेम अमाउंट पर बुक करना पड़ेगा, बायर को भी और सेलर को भी, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट नोट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग पॉइंट और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि
अगर कोई सर्विसेज या गुड्स हम लोगों को वारंटी पीरियड के दौरान मिलेंगी, उसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर पाएंगे। मैंने एक कार खरीदी और कार खरीदने के बाद मैंने यहाँ से डीलर से मुझे 1 साल की वारंटी मिली कि अगर गाड़ी के अंदर कोई भी खराबी होगी, उसके पार्ट्स के ऊपर जो भी होगा वो कंपनी बियर करेगी। और अगर मेरी गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और मैं सामने डीलर के पास जाता हूँ कि मैंने आपसे कार खरीदी थी और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है, और वो चेकिंग करने का ये मिलता है कि भाई साहब यहाँ का एक पार्ट बदला जाएगा, तो जो पार्ट रिप्लेस किया जाएगा डीलर के द्वारा उस पर भी जीएसटी चार्ज होगा। वो आपसे बिल नहीं लेगा, वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा, वो सामने वाली कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे सारे चार्जेस लेगा। तो जीएसटी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी डिस्काउंट के ऊपर, फ्री सैंपल्स के ऊपर, वारंटी क्लेम्स के ऊपर, एक्सपायरी के ऊपर, डैमेजेस के ऊपर, कि जीएसटी लॉ हमें क्या क्या कह रहा है और हमारी क्या क्या लायबिलिटीज़ बनेगी कि हमें कब कब जीएसटी को पे करना होगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जो भी आपकी क्वेरीज डेली बेसिस पर हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उसके बेस पे हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बी द रोलर ऑफ टेक्स को। आप जो बेल का आइकन आ रहा है उसको पुश करें, ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जो भी अपडेट हम लोग जीएसटी में डाल रहे हैं, वो जीएसटी के अपडेट्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।